Hello everyone, in today's video we are going to discuss the previous year questions from NEET PG 2020 to 2024 on the topic retina. Retina is very important और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं और इसके साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के वीडियो में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनसे डिजीज़ को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये सीखेंगे और इसके साथ ही हाई यील्ड पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी जो आपका ये क्वेश्चंस हैं उसमें जाने से पहले एक पहली स्लाइड मैंने यहाँ पर रखी है विच इज़ अबाउट रेटिनल लेयर्स। ठीक है, ये बहुत अजीब सी स्लाइड है, सबको बेकार लगती है ना, लेकिन याद करना पड़ता है क्योंकि इसी पे सब पैथोलॉजी डिपेंड करती है। ओके, तो इस स्लाइड पे देखो इसमें क्या दिखाया है, अगर आप यहाँ से देखेंगे। ओके, सो रेटिना कैसे सिचुएटेड है, ये रहा आपका स्लेरा। ओके, इस तरीके से आईबॉल है और ये है विट्रल साइड, यानी कि विट्रस इस तरफ है, तो ये इस तरीके से आई बॉल है ना। यहाँ जो है ये कोराइड दिखाया गया है, स्लेरा होता है, फिर कोराइड होता है, देन आपका रेटिना होता है। रेटिना में ये लिखा हुआ है, क्या है ये, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है और इसके ऊपर रॉड्स एंड कॉन्स एंड आपके बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स एंड नर्व फाइबर लेयर सब कुछ होती है। ठीक है, और ये नर्व फाइबर लेयर्स में होते हुए फिर ये आपकी ऑप्टिक डिस्क में होते हुए ये ऑप्टिक नर्व बन जाता है, यहाँ से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो अब क्या है, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल तो आपको पता चली। ठीक है, ये होती है और रेटिना जो होता है उसका न्यूरोसेंसरी पार्ट क्या रहता है, ये पूरा रोड्स जो आपके कॉन्स हैं वहाँ से लेकर के आपका नर्व फाइबर लेयर तक पूरा ये आपका न्यूरोसेंसरी रेटिना कहलाता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि आगे कैसे कैसे पैथोलॉजी होती है वो देखेंगे और इसके साथ ही आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उसको कैसे डील किया जाएगा उसके लिए आपको इसमें लेयर्स पता होना ज़रूरी है। देखो INI-CET में कुछ टाइम पहले तक यानी 2018 तक में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, उन्होंने हिस्टोलॉजी सिखाई है ना, मतलब दिखाई इसमें, और इसके बाद पूछा इसमें कि कौन सी लेयर कौन सी होती है, ऐसे कोई एरो बना दिया कि इसमें ये बताओ ये कौन सी लेयर है, ये कौन सी लेयर है, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग गया। ऑब्वियसली ऐसी कोई स्लाइड आप देखते हो तो होता ही है। तो अभी इसका मैं जो लेयर्स है ना उसको ऐसे सीक्वेंस वाइज कैसे याद करना है आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बता रही हूँ किस तरीके से निमोनिक है उसका। बट अभी एक चीज़ देखो, अगर हिस्टोपैथ की ऐसी स्लाइड आपके सामने रखी हो तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये देखोगे कि आपकी सबसे ब्राउनिश जो लेयर है ना वो कहाँ पर है। ये देखो ये ब्राउनिश लेयर है, दैट इज रेटिना पिगमेंट, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, RPE होगी। ओके, और इसके जस्ट एडजेसेंट क्या है, ये देखो इस तरीके से जो लेयर है उसमें ऐसे होल्स हैं। व्हाट इज दिस, दीज आर वेसल्स एक्चुअली। तो ये है आपके कोरोइड। ठीक, अब जब भी ऐसा आए तो आपको जहाँ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लिखा है ना, और वहाँ कोराइड ऐसे आइडेंटिफाई करो एंड दिस बिकम्स योर आउटर साइड। ठीक है, ये आउटर साइड बन जाती है, क्यों, क्योंकि ऐसे है आपकी आईबॉल है ना, ऐसे है, तो ये आपका आउटर साइड है ना। और इसके बाद आप अंदर की तरफ जाओगे, यहाँ पे विट्रस होगा ना, ये विट्रस होगा, दिस इज विट्रस। तो जैसे जैसे अंदर जाओगे तो इनर साइड हो जाएगी, है ना, ये इतना समझ में आया। तो आपको क्या करना है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एक बार आइडेंटिफाई कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जनरली इन्होंने क्या किया है, जो ये लेस डेंस पोर्शन है ना उस पर पॉइंट किया है। वो है क्या, आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी में न्यूक्लियस होगा है ना तो वो ऐसे डेंसली पिगमेंटेड होगा, तो जो भी ऐसे डेंसली पिगमेंटेड लेयर है दैट इज न्यूक्लियर लेयर। ओके, अब यहाँ पर जो ये बीच में न्यूक्लियर लेयर है ना, और एक ये वाली ऐसे, तो ये भी न्यूक्लियर लेयर है। अब यहाँ से क्योंकि ये आउटर था तो दिस बिकम्स योर आउटर न्यूक्लियर लेयर, ये वाली, और ये आपकी बन जाती है इनर न्यूक्लियर लेयर। ठीक है, इनर न्यूक्लियर लेयर बन जाती है जो कि बाइपोलर सेल से बनी हुई होती है। अब लेस डेंस पोजीशन कौन सा होता है, लेस डेंस पोजीशन कौन सा होता है, देखो जहाँ भी आपके नर्व फाइबर्स, सॉरी जहाँ भी आपके एक्सॉन्स का साइनेप्सिस होगा ना तो वहाँ पर आपका लेस डेंस पोर्शन होगा, ऑब्वियसली ना, वहाँ पर न्यूक्लियाई नहीं है, तो देखो उसको बोलते हैं प्लेक्सीफॉर्म लेयर, है ना। तो ये देखो दो न्यूक्लियाइज जहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि आउटर न्यूक्लियर और इनर न्यूक्लियर, अब इनको कनेक्शन तो इसमें होगा ना, तो ये होगा आउटर प्लेक्सीफॉर्म। ठीक है, इसके बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म होती है, ये यहाँ पर ये इनर प्लेक्सीफॉर्म है, और ये किसको जोड़ रही है, बाइपोलर सेल्स को और गैंग्लियन सेल्स को। ठीक है, अब गैंग्लियन सेल्स की देखो किस तरीके की लेयर, ये देखो इस तरीके की, जैसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, है ना, गैंग्लियन सेल्स इसी तरीके के दिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, है ना। सबसे ऊपर आपकी अलग से बिल्कुल नर्व्स इस तरीके की दिख रही है, तो ये आपकी इनर मोस्ट आपकी हो गई
नर्व फाइबर लेयर, है ना। एक जो है यहाँ पर ये देखो, ये भी देख लो, अभी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल ये था ना, अब यहाँ पर ये जो सबसे इधर है, दिस इज लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। देखो यहाँ से इसको मैं इधर कंसाइड, देखो यहाँ से ऐसे दिख रहा है, ये देखो ये है यहाँ पे, ये इनके सेगमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, आउटर सेगमेंट्स होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स के, वो है ये, ठीक है, वो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपकी कौन सी लेयर बना रहे होते हैं, आउटर न्यूक्लियर लेयर। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लोगे, काफ़ी टाइम से। अभी नीट में तो नहीं पूछा गया है पर NICT में पूछा गया, तो मैंने इसमें यहाँ पे ये स्लाइड रखी बिफोर बिगनिंग द क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। देखो मैंने एक निमोनिक क्रिएट किया है, अपने दिमाग से क्रिएट किया है, देखो बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक ये फोटो देखिए पहले तो, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज अ पिजन, ठीक है, एंड शी इज क्राइंग एक्चुअली। और हो क्या रहा है, यहाँ पर एक फोटो फ्रेम है उसके पास, शी हैज़ अ फोटो, ओके, और यहाँ पर उसका एक्स है, ठीक है, एंड वो कर क्या रहा है, सिनेप्लेक्स है, देखो ये सिनेप्लेक्स है ना, मूवी थिएटर है, सिनेप्लेक्स है, वहाँ पर अपने कुछ जो इंसेक्ट्स दोस्त हैं ना, जिनका गैंग है, उनके साथ पार्टी कर रहे हैं। तो अब इसका एक निमोनिक है, कैसे निमोनिक है, देखो आउटर साइड ये रहेगा, है ना, और ये इनर साइड रहेगा, दिस इज इनर साइड। तो अब यहाँ से चलते हैं, देखो पिजन, ओके, पिजन हैड फोटो ऑफ एक्स, ठीक है, once partying in Cineplex with gang of new insects, ठीक है। थोड़ा फनी करने की कोशिश की मैंने, शायद आप लोगों को याद हो जाए, और ये सीक्वेंस याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, किसके बाद क्या आता है, तो है ना, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी जहाँ पर ये रेड मार्क्स हैं, उससे कुछ भी इनिशियल्स नहीं है, यहाँ पे देखो, इसके थ्रू इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसमें मैं पोस्ट कर दूंगी इसको, इस निमोनिक को, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि किसका मीनिंग क्या है, मैंने बिल्कुल हाईलाइट कर दिया है। ओके, सो ये एक इजी वे है याद करने का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों, देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसे मैं बड़ा कर रही हूँ, है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली, ये आपका फोबिया होता है ना, फोबिया पता है ना, फोबिया क्या होता है, देखो ऑप्टिक डिस्क होती है, ठीक है, जो बता दी, देखो इसमें क्या होता है आपका, जैसे ये आपका ये तो ये सर्कल मैंने बनाया है ना, ये आपका ये मैंने ये रेटिना मान लो इस तरीके का बना, ओके। अब अगर यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, दिस इज ऑप्टिक डिस्क, है ना, तो आपका यहाँ पर क्या सिचुएटेड होगा, मैक्यूला, ठीक है, मैक्यूला सिचुएटेड होगा यहाँ पे। अब मैक्यूला में क्या होता है ना कि एक सबसे ज़्यादा जो इसको बोलते हैं सेंसिटिव पॉइंट होता है, दैट इज फोबिया, एक्चुअली फोबिया होता है, मैक्यूला होता है पूरा मैक्यूला, और इसमें आपका सेंटर का पॉइंट होता है, दैट इज फोबिया, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों सेंसिटिव होता है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉड्स एंड कॉन्स की लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लेयर है ना आपकी आउटर न्यूक्लियर लेयर, यहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसमें भी कॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन फोवियोला, ठीक है, फोवियोला पे आपकी कॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो है आपकी गैंग्लियन सेल और सारी लेयर सब एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, आपको क्या मिलती है, RPE मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है, यानी कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम मिलती है, और लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स मिलती है आपको एट फोवियोला, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये पॉइंट आपका आगे भी आएगा कि यहाँ पे गैंग्लियन सेल एब्सेंट है, तो जब चेरी रेड स्पॉट बनता है उसमें भी इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि जो आपकी गैंग्लियोसाइडोसिस होती है ना, तो उसमें गैंग्लियन सेल में ही डिपॉजिट हो जाते हैं आपके जो ये डिजीजेस है ना, तो उसमें जो एक्यूमुलेशन होता है वो गैंग्लियन सेल लेयर में ही होता है। तो फोविया पे तो ये होती ही नहीं है ना, गैंग्लियन सेल होती ही नहीं है, इसीलिए फोविया बहुत काफ़ी उसका ग्लो बना हुआ रहता है। समझा दूंगी, आगे आ रहा है, ओके। बट अभी के लिए क्या याद रखना है इसमें कि आपका RPE लेयर ये हो गया, है ना, एंड दिस इज आपका रॉड्स एंड कॉन्स, और यहाँ पर आपका बाकी सारी लेयर्स एब्सेंट होती हैं। ये फोविया के बारे में मुझे बताना था, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि एक elderly woman presented with gradual painless diminution of vision, okay, the fundus picture is shown, ठीक है, ये पिक्चर दी हुई है, what is the diagnosis। अब इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, देखो पिक्चर भी दी हुई है, हम देखेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे क्या चीज़ है। ऑप्शंस में दिए हैं हार्ड एक्सोरेट्स इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, फ्लेम शिफ्ट हेमरेजेस इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, सॉफ्ट एक्सोरेट इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड CRVO, है ना। आगे बढ़ने से पहले जो ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है, CRVO को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर
बनाया हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है। CRVO अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इज व्हाट, ये एक्चुअली वेनस एक्लूजन है, सेंट्रल जो रेटिनल वेन है उसका ऑक्लूजन है, तो इसलिए क्या हो रहा है, फ्लेम शेप्ड हैमरेज बन रहे हैं, ठीक है ना। फ्लेम शेप इस तरीके से ये हैमरेज बन रहे हैं पूरे में, तो स्प्लैश टोमेटो ये अपीयरेंस है। ओके, सो दिस इज नॉट CRVO, तो हमारा यहीं से ये रूल आउट हो गया। तो अगर ये पिक्चर आपके माइंड में है सो यू कैन इजिली रिमेंबर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्चुअली डायबिटिक रेटिनोपैथी का फंडस है, देखना उसमें क्या है, बताती हूँ कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ये फंडस NPDR का है, यानी नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का है या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का है, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो आप कर लोगे, आप अगर ये आज का वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। चलो मेरे साथ करते हैं। अब होता क्या है ना, देखो सबसे पहले डायबिटीज़ में क्या होता है ना, इश्केमिक एरियाज क्रिएट होने लगते हैं, यानी कि परफ्यूजन नहीं हो रहा होता डायबिटीज़ की वजह से। जो परफ्यूजन एरियाज, नॉन परफ्यूजन जो एरियाज होते हैं ना, जैसे जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही है, इश्कीमिया हो रहा है, उसके आसपास ये सारे चेंजेस डेवलप होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चेंज डेवलप होता है दैट इज माइक्रो एनेरिज्म। अब वो है क्या, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में ये इश्केमिक एरिया, ठीक है, और ये आउट पाउचिंग है। एक्चुअली ये आउट पाउचिंग ही माइक्रो एनेरिज्म है। अब ये आउट पाउचिंग है किस चीज़ की, जब भी इश्कीमिया मतलब डायबिटीज़ होता है, जिसमें कैपिलरी की जो वॉल है ना, उसमें से जो पेरीसाइड से उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, उन उसमें जो इसकी वॉल होती है ना, उसका आउट पाउचिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ प्रोट्रूड करने लग जाते हैं, ये इस तरीके से, है ना। और ये देखो, ये आपको अक्सर इश्केमिक एरिया के पास ही मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये वेसल्स जा रही है ना, उसके पास में ही आपको ऐसे इस तरीके से जो ये कैपिलरीज है ना, उनके देखो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये डॉट दिख रहे होते हैं। तो दिस इज, ये जो है आपके माइक्रो एनेरिज्म है, ये सबसे पहला साइन आता है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी में। इसके साथ ही और क्या दिखता है आपको, हेमरेजेस दिख सकते हैं। हेमरेजेस जो होते हैं फ्लेम शेप, देखेंगे पहले फ्लेम शेप हेमरेज क्या होते हैं, कि जो आपका नर्व फाइबर लेयर होती है ना, वहाँ पर जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, उनमें अगर ये जो ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है ना, ये इतने सारा मतलब क्या बोलते हैं, इतने अच्छे तो होते नहीं है कि पूरे ब्लड वेसल्स जो ब्लड है उसको रोक के रख सके, तो वहाँ से जो हेमरेजेस होते हैं वो शुरू हो जाता है, वहाँ से ब्लीड करना स्टार्ट कर जाता है। तो इसीलिए ये ऐसे फ्लेम शेप है। तो नर्व फाइबर भी ऐसे ही सिचुएटेड है ना, यही इनका ओरिएंटेशन है, तो फ्लेम शेप होगा तो इसी तरीके से इसके बीच में ही होगा, है ना। तो ऐसे फ्लैट दिखते हैं, दीज आर फ्लेम शेप। और जब हमने पढ़ा तो और डीपर लेयर्स जो होती हैं, जैसे कि आपकी रेटिना के अंदर, तो ये तो जो आपका कई जो ये आपका है ना, कैपिलरी प्लेक्सेस होते हैं आपके रेटिना में, जो सप्लाई जारी होती है वो कई प्लेक्सेस में होती है। तो सुपरफिशियल अगर होता है ना, नर्व फाइबर लेयर में अगर हो रहा होता है, तो ये आपका फ्लेम शेप हेमरेज होता है। और डीपर लेयर्स में आप जाएंगे, उसके बीच में कहीं इंट्रा रेटिनल ब्लीड हो रहा होता है, तो ये बनाते हैं आपका डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस। ये भी देखो छोटे छोटे इस तरीके के डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस दिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ अब आपका इंपॉर्टेंट आता है कॉटन वूल स्पॉट। कॉटन वूल स्पॉट क्या होते हैं, देखो जैसे कॉटन होती है ना, उस तरीके के दिखते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज है और येलोइश इस टाइप के लीजन्स होते हैं। अब वो है क्या एक्चुअली, जो आपका नर्व सप्लाई है ना, जो आपका नर्व के एक्सॉन्स होते हैं, उनकी सप्लाई रुक गई है, तो उनका इश्कीमिया हो गया है, यानी नर्व का इन्फाक्ट हो गया है। नर्व्स का इन्फाक्ट हो जाने से ऐसे, जिसको बोल सकते हैं ना, बलूनिंग हो जाती है ना। तो ये क्या होता है आपका कॉटन वूल स्पॉट बनाते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं ना कि लॉस ऑफ एक्सोप्लाज्मिक फ्लो, यही टर्म यूज किया जाता है। पर नर्व के इन्फाक्ट से आप याद रखिए, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा कि कॉटन वूल स्पॉट्स यहाँ पर ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना कॉटन वूल स्पॉट, ये आपके सिर्फ डायबिटीज में नहीं दिखेंगे, जहाँ पर भी नर्व इंफाक्ट होगा, जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में होगा, उसमें भी आपके कॉटन वूल स्पॉट्स दिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में आपके आया हुआ है कि हार्ड एक्सोडेट्स क्या होते हैं, ठीक है। हार्ड एक्सोडेट्स ऑन डायबिटिक रेटिनोपैथी, यही पिक्चर थी, यही पिक्चर बनी हुई है। हार्ड एक्सोडेट देखो होता क्या है कि ब्लॉकेज हुआ, ठीक है, आपका इश्केमिक एरिया हुआ, तो अब क्या हो रहा है कि कैपिलरी से ब्लॉकेज तो नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब इन्फाक्ट हो रहा है, जैसे कि इश्केमिक एरिया हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है ना कि जो ब्लड वेसल से लीकेज स्टार्ट हो गया है ना, लीक करने लग गया उससे, तो इसमें प्रोटीन्स इस टाइप
का एक्सुडेट जो होता है दैट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग हियर। और ये क्या होते हैं एक्चुअली, ये जो यहाँ पर ये आपको येलोइश एकदम देखो कितने ब्राइट हैं एंड दे आर डिस्क्रीट, इनका शार्प मार्जिन होता है, देखो ये एक्सुडेट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके, जो ये एक्सुडेट्स है ना, ये मतलब कह सकते हैं लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस होते हैं, जो इस तरीके से इंट्रा रेटिनल लेयर्स में, यानी रेटिना के बीच की जो लेयर्स, जितनी लेयर्स है ना, उसके बीच में आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं और ऐसे चमक रहे होते हैं। ये सब एनपीडीआर के साइंस हैं, ठीक है। तो ये है हार्ड एक्सुडेट, और ये भी आपके रेटिनोपैथी में मिल सकते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में भी मिल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और देखो, आपको यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है कि ये हार्ड एक्सुडेट्स है ना, तो सॉफ्ट एक्सुडेट्स क्या होते हैं। तो पहले का टर्म था सॉफ्ट एक्सुडेट, ये रहा, ठीक है, सॉफ्ट एक्सुडेट कॉटन वूल स्पॉट्स, इसको ही सॉफ्ट एक्सुडेट बोल देते थे। को अभी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में था, ओके। अच्छा, इसके साथ ही अब चेंजेस क्या क्या आने लग जाते हैं, जो वेसल्स होती है उनमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। तो जो वेन्स होती है उसमें बीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, ये देखो सेगमेंटेशन, बीडिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के बीड्स बनने लग गए हैं, तो वेनस बीडिंग हो रही है यहाँ पे। और आपका जो इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज होती है वो क्या है एक्चुअली, कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में शंटिंग शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पे इसको इनलार्ज करके दिखा है, शंटिंग शुरू हो जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब कनेक्शन शुरू हो जाते हैं बिटवीन वेन्स एंड आर्टरी। तो ये इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं, इनको बोलते हैं इरमा। इस तरीके से लिखाएगा, इरमा लिखा रहेगा आपके उसमें, ठीक है। ओके, तो अब ये था डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, ये एनपीडीआर चेंजेस थे अभी तक, ओके। अब ये देखो, मैंने एक चीज़ बताई कि आपके हाइपरटेंसिव ये रेटिनोपैथी है, ठीक है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी यहाँ पर क्या आ रहा है कि हाइपरटेंसिव और रेटिनोपैथी और आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखो आर्टियोल बोलना ही वर्ड मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, आर्टेरियोलर एटिनेशन हो रहा होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं ये एकदम पतली पतली होना शुरू हो गई है ना। इसमें देखो नैरोइंग स्टार्ट हो जाती है, ये देखो नैरो हो गई है यहाँ पर इस पिक्चर में भी, हाइपरटेंसिव चेंजेस है ना इसीलिए, ओके। और इसके साथ ही क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर जो ये दिखाया ना, इसमें ये वेन है, ये मोटी सी ये वेन है ना, और ये जा रही है आर्टरी। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ पर देखो, वहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में। क्या क्या आते हैं, देखो वेन्स में चेंजेस आते हैं। तो उसमें 3 साइंस हैं, है ना, मेरे ख्याल से आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये आपके 3 साइंस है। तो एक तो है सैलूस साइन, है ना। वो क्या होता है कि जो वेन होती है ना, वो एकदम ऐसे बेंड करती है, शार्प टर्न लेती है ना। यहाँ पे ये देखो, ये आपकी शार्प टर्न ले रही है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं सैलूस साइन। और जहाँ पे शार्प टर्न ले रही होती है वहां पे इसकी नैरोइंग हो जाती है, मतलब टेपरिंग ऐसे हो जाती है, इस तरीके से टेपरिंग हो जाती है जहाँ पे भी उसने टर्न लिया हुआ था। तो ये कहलाता है गन साइन, ओके। और आपका बोनेट साइन क्या होता है, बोनेट साइन मतलब जहां पर ये क्रॉसिंग में ये सब हो रहा है ना, वहां पर क्या हो रहा होता है, ये डायलेट हो जाती है, जो आपकी वेन जो है वो डायलेट हो जाती है। तो दीज आर 3 साइंस एक्चुअली, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसका आर्टरीज का जो होता है वो एटेन्यूएशन स्टार्ट हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है, और इसके साथ ही इतनी पतली हो जाती है कि देखो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा, मतलब कॉपर वायरिंग आपकी दिखने लग जाती है, और पतली हो जाएगी तो सिल्वर वायरिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके साथ देखो, ये जो एक्सुडेट्स है आपके, जो मैंने कहा, ये मैक्युला के आसपास इस तरीके से रेडिएटिंग मैनर में डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। ये इसका जो है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में जब काफ़ी बढ़ जाएगी तो इस तरीके से आपको एक्सुडेट्स भी मिल सकते हैं। और उसके साथ ही देखो कॉटन वूल स्पॉट्स भी मिल रहे हैं इसमें, है ना, कॉटन वूल स्पॉट्स हैं यहाँ पर, ठीक। ये जो पिक्चर दी गई है ये भी एडवांस स्टेज है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं। देखो हेमरेजेस हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स हैं, नैरोइंग हो रही है, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है, डिस्क एडिमा, यानी कि आपकी जो डिस्क है वो स्वोलन हो चुकी है ना। तो ये आपका हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो इस तरीके के पिक्चर आए तो आपको सस्पेक्ट करना है कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर कट पिक्चर इसमें दिखा दी जाती है, और मोस्टली डायबिटिक रेटिनोपैथी ही पूछी जा रही है और एनपीडीआर पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी चलो, अब ये जो स्लाइड है ना, ये
ट्रस्ट मी, ये याद करना मुश्किल रहता है और बहुत ज़्यादा इसको याद नहीं करना है, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन नहीं पूछे गए हैं, जो स्पेसिफिक है हो सकता है कभी पूछा जाए, ये हमेशा हम लोग याद करते हैं ना एमबीबीएस में, इसीलिए बताना मेरा काम है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो पूछ लिया फिर आप बोलोगे कि स्किप कर दिया, ठीक है ना। देखो इसमें सबसे पहले फटाक से याद कर लेते हैं, माइल्ड एनपीडीआर जो होते हैं ना उसमें ये सारे चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आता है, सब कुछ आएगा एक्सेप्ट फॉर योर इरमा, मतलब आपके वेनस चेंजेस नहीं आते हैं, ये जो आपके इरमा चेंजेस है ना ये चेंजेस नहीं आएंगे, वेसल्स के चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। मॉडरेट में आपके सब कुछ आएगा और उसके साथ ही रेटिनल हेमरेजेस के साथ ही वीनस ब्लीडिंग और आपका इरमा चेंजेस भी आने लग सकते हैं मॉडरेट में। हाँ, सीवियर एनपीडीआर जो आप 4-to-1 रूल याद करते हैं, जो आपका 4-to-1 रूल क्या होता है, तो देखो उसको याद करने का तरीका बताती हूँ। देखो हेमरेजेस जो होते हैं, जो हेमरेजेस होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स में, तो 4 क्वाड्रेंट्स देखो इस तरीके से है, तो ये 4, अब 4 जैसे दिख रहा है क्या, एच है ना, तो ये हो गया आपका 4 क्वाड्रेंट्स में आपका हेमरेजेस। सिग्निफिकेंट वीनस ब्लीडिंग, तो वीनस ब्लीडिंग इन 2 और मोर क्वाड्रेंट्स, तो वीनस ब्लीडिंग 2 क्वाड्रेंट्स में, सो 2 इसमें ऐसे फॉर्मिंग लाइक दिस, तो ये आपका वी जो है वो 2 लाइन से बना है, तो 2, ठीक है, तो 2 क्वाड्रेंट्स में हो गया। और मॉडरेट इरमा इन 1 और मोर क्वाड्रेंट, तो इरमा के लिए इन्होंने 1 रखा है, तो इरमा स्टार्ट्स फ्रॉम आई एंड दिस इज 1, सो सेम इस तरीके से है, तो बस ऐसे याद कर लो, ये मैंने भी ऐसे ही याद किया था, अगर याद रहता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वेरी सीवियर एनपीडीआर में क्या होता है, इन तीनों में से कोई भी आपके 2 होने चाहिए, है ना, सीवियर के लिए 1 होना चाहिए, वेरी सीवियर के लिए इनमें से कोई 2 होना चाहिए। और अगर कहीं भी पीडीआर मतलब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि नियोवैस्कुलराइजेशन है, ठीक है, नियोवैस्कुलराइजेशन है, चाहे वो डिस्क पर हो या फिर आपका एल्सवेयर कहीं भी हो, है ना, तो वो आपका हो जाता है पीडीआर। अब इसके साथ ही आपका विट्रस हैमरेज भी हो सकता है। अब इसके जो क्राइटेरियाज लिखे हैं वो याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो स्लाइड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही हमारा आ गया उस पर, है ना। क्वेश्चन है, अ डायबिटिक पेशेंट कम्स with pre-retinal hemorrhages, ठीक है, pre-retinal hemorrhages and neovascularization पूछ लिया उसने at the disc, ठीक है, NVD बोल रहा है, what will be the treatment for the patient। अब इसने घुमा दिया, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या, ठीक है। तो आप प्री रेटिनल हेमरेजेस पूछा है ना, तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर मैंने दिखाई आपको, पिक्चर क्या है, ये देखो यहाँ पर एक हेमरेज दिख रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या आप देख पा रहे हैं कि रेटिना है, नहीं ना, तो प्री मतलब रेटिना के आगे, तो ये प्री रेटिनल हेमरेज हो गया, ठीक है। अब ये अगर स्पेसिफिकली बोलूँ ना तो ये सब हाइलोइड हेमरेज है, ऐसे बोट शेप का है, देखो ये नाव बनी हुई है बोट शेप, तो ये हेमरेज होता है, इसका मतलब हो रहा है कि कहीं से लीकिंग वेसल है, और वो लीकिंग वेसल क्या है, नियोवैस्कुलराइजेशन। क्यों नियोवैस्कुलराइजेशन होने लगता है, ये नियोवैस्कुलराइजेशन होता है क्या है एक्चुअली, जब आपका क्या होता है ना, इश्केमिक एरियाज होते हैं ना, जब इश्केमिक एरियाज बन गए तो आपका जो बॉडी है वो रिकवर करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, नए नए वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देता है ना, और नए वेसल्स जो होते हैं वो ब्लीड ज्यादा करते हैं, पूरे प्रॉपरली फॉर्म तो होते नहीं है, तो इसीलिए नियोवैस्कुलराइजेशन में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मिलती है, और ये कहलाती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ओके। तो इसका इन्होंने ट्रीटमेंट पूछा है, ट्रीटमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें इन्होंने 3 ऑप्शन दिए, देखो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें दिया है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, ग्रिड लेजर और फोकल लेजर फोटोकोगुलेशन। ये तीनों चीजें क्या लिखी हुई हैं आपकी, फोटोकोगुलेशन पर है ना, और ये तीनों ही यूज की जाती हैं, आगे डिस्कस करते हैं क्या। उससे पहले जो सबसे ऑड वन आउट है ना, वो क्या है, स्लेरल बकलिंग। ये स्लेरल बकलिंग ये क्या है, ये भी मैंने लास्ट में डिस्कस किया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, वो है आपका रेटिनल डिटैचमेंट में इसको यूज करते हैं। ये है क्या, ये ट्रीटमेंट है, वो क्या है आगे एलैबोरेटेड मैंने बताया हुआ है, ठीक है। स्लेरल बकलिंग है वो क्या है, यहाँ पे देखो इस वाले छोटे से डायग्राम में ये रेटिना उखड़ चुका है ना, यहाँ पर ये रहा रेटिना यहाँ से उखड़ गया, तो हम क्या करेंगे, एक बैंडेज की तरह लगाते हैं, ऐसे बांध देते हैं, तो बकल है ना, जैसे बकल लगाई जाती है बाहर से, आई बॉल के बाहर से लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है आपके ऐसे एक्सटर्नल टेम्पोनेट देती है, जिससे क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है उसका रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे लेजर्स पर, है ना, जो कि है फोटोकोगुलेशन। ये रहा आपका पिक्चर पीडीआर, ठीक है, ये है आपका पीडीआर के पिक्चर्स में क्या दिख रहा है, देखो नियोवैस्कुलराइजेशन एट द डिस्क, कितनी सारी वेसल्स दिख रही हैं, हेमरेजेस दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है ना, और आपको नियोवैस्कुलराइजेशन मल्टीपल जगह पे दिख रहा है, डिस्क के साथ ही इधर उधर सब जगह। हाँ, तो आपने क्या किया, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन कर दिया। ये होता क्या है, आपने पैन रेटिनल 360 डिग्री पूरा जो है रेटिना को
कर दिया, फोटो कोआगुलेशन कर दिया। इसमें क्या मतलब कि आपने लेजर से यहाँ पर ये स्पॉट्स क्रिएट किए गए हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही रेटिना खत्म कर देना, तो वो तो गया पेशेंट, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको कुछ एरिया छोड़ देना होता है, और वो कौन सा एरिया होता है आपका सेंट्रल, ये वाला एरिया आपको छोड़ देना होता है, और थोड़ा सा यहाँ से भी छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से भी रहेगा। अब बाकी आपको पेरिफेरल रेटिना पूरा डैमेज कर देना होता है। डैमेज मतलब फोटो कोआगुलेट कर देना होता है लेजर से। लेजर जो होती है वो क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी डबल्ड एनडी याग लेजर, ठीक है, ये याद कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डबल्ड एनडी याग लेजर यूज होती है बच्चों, और इसकी वेवलेंथ होती है 532 नैनोमीटर। अब फोटो कोआगुलेशन एक्चुअली होता क्या है ये बताना है। फोटो कोआगुलेशन आपने पढ़ा होगा ना, लेजर्स का हमने पढ़ा हुआ है कि लेजर्स के बारे में पूछ भी रहे हैं कि लेजर्स कितना कहाँ कहाँ यूज हो रही है आपके ऑप्थेल्मोलॉजी में। तो फोटो कोआगुलेशन जो हम कर रहे हैं ना, उसमें एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि जो लेजर है, ये एनडी आग लेजर, वो क्या कर रही है, आपके जो इश्केमिक एरियाज को हमने पढ़ा ना, कि जैसे कि इश्की में होता है तो वहाँ पे हाइपोक्सिया डेवलप होने लगता है, ठीक है, जो भी डाइंग टिश्यू है वो हाइपोक्सिक हो जाता है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाता है। इसीलिए क्या होता है, बॉडी प्रोड्यूस करता है VEGF यानी कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से नियोवैस्कुलाइजेशन है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम उस हाइपोक्सिक एरिया को खत्म कर दें, एनॉक्सिक कर दें, है ना, तो वो कैसे कर सकते हैं, फोटो कोआगुलेशन। तो अगर हम फोटो कोआगुलेशन करते हैं तो एरिया खत्म, तो आपका VEGF भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। एक तो तरीका यही होता है। इसके साथ ही जब हम इस तरीके से करते हैं ना कि आपके जो डाइंग टिश्यूज हैं, जो खराब टिश्यूज हैं, उनको अगर आपने खत्म कर दिया है, तो जो हेल्दी रेटिना है उस तरफ आपका परफ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये भी एक फोटो कोआगुलेशन का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो फोटो कोआगुलेशन आपका हीट से कोआगुलेट कर देना, ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस पैन रेटिनल फोटो कोआगुलेशन फॉर योर PDR, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इसकी वेवलेंथ है 532, ये है फ्रीक्वेंसी डबल। अब कुछ याद आ रहा है कि एनडी आग लेजर आपकी और कहाँ होती है, एनडी आग लेजर हमने कहाँ पढ़ी थी, PCO में पढ़ी थी, कि PCO यानी कि जो आपका पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन है, जो कैटरैक्ट वाला टॉपिक है उसमें देख लेना, उसमें भी है। अगर जो PCO अगर उसको आपको ब्रेक करना है तो आप एनडी आग लेजर से कैप्सुलोटॉमी कर सकते हैं सेंटर में, और उसकी वेवलेंथ क्या थी, 1064 थी, ठीक है, 1064 थी। तो अब देखो ये 1064 है, यहाँ पर ध्यान दो, है ना, 1064 है, और इसकी कितनी है, इसकी कितनी है 532, तो ये क्या है, इसका हाफ है। और यहाँ पर लिखा क्या है, फ्रीक्वेंसी डबल। तो हमारे पास पुराना फिजिक्स हमारा बचपन का क्या था कि जो आपकी वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। तो इससे आपको एनडी आग लेजर दोनों की पता हो गई कि कैप्सुलोटॉमी में जो लेजर यूज करते हैं दैट इज 1064 नैनोमीटर वेवलेंथ उसकी होती है, एंड हियर इट इज 532, ठीक है। अब इसके साथ ही एक लेजर और बताओ, उसकी वेवलेंथ बताओ क्या होती है, एक्साइमा लेजर होती है, और उसकी वेवलेंथ क्या होती है 193। एक्साइमा लेजर कहाँ यूज करते हैं, एक्साइमा लेजर कहाँ यूज करते हैं, आपके फोटो एब्लेशन में। फोटो एब्लेशन कहाँ करते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में, जो मायोपिया होता है उसमें आपको जो कॉर्नियास को फ्लैट करने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो मुझे याद है कि मैंने ये बता दिया। इसके साथ ही आपको और क्या करना है, अगर आपका ये PRP कर रहे हैं ना, तो NTVGF भी लगा देना है। NTVGF इंजेक्शन आते हैं, जैसे आपके बेवेसिजुमैब, रैनिबिजुमैब, ऐसे कई तरीके के NTVGF आजकल इंजेक्शन हैं, जिनसे आपका काफी हद तक ग्रोथ फैक्टर्स कम हो जाते हैं। ये इंट्राविट्रल लगाए जाते हैं, डायरेक्ट आंख में लगाए जाते हैं, ओके। तो ये भी आपका अगर ऑप्शंस में हो तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको फोटो कोआगुलेशन ही पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये अब यहाँ से मैंने क्या बताया है, ये है पिक्चर क्यों यहाँ पर इतनी सारी है, ये फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी जो होती है ना, या फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, ठीक है। ये क्या है आपकी कई बार इसमें ना इन्होंने फोटोज इसकी दिखाई है, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे फोटो आई है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैम ये क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअली होता क्या है ना कि अब हमें रेटिना देखना है कि उसका परफ्यूजन कैसा है ना। तो हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट डाई होती है, फ्लोरेसेंट डाई हमने और कहाँ पढ़ी थी, कॉर्नियल अल्सर के स्टेनिंग में पढ़ी थी, है ना, कि जब हम स्टेन करते हैं कॉर्निया को, तो वही जो डाई होती है ना उसको हम IV करते हैं, ठीक है। उनका उसका कंसंट्रेशन होता है वो अलग है, ठीक है, वो उठा के नहीं, ठीक है। फ्लोरेसेंट जो होती है डाई उसको हम IV देते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं
जो कैमरा होता है ना, मतलब हमारा जो मशीन होती है, उसके थ्रू हम इमेजेस लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट इस तरीके की इमेजेस आती है। तो इसमें होता क्या है ना, कैसे बताऊँ, फ्लोरोसेंट जो होता है ना, उसको हम एक्साइट करेंगे बाय गिविंग ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू लाइट देंगे, और फ्लोरेसेंट क्या करेगा, इसमें वही केमिकल जो आपका पुराना जो स्ट्रक्चर होता है वही, कि क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर हायर ऑर्बिट पर चला जाता है, एंड व्हेन इट कम्स डाउन, जब वो वापस आता है तो क्या करेगा, हायर वेवलेंथ की एमिट करेगा लाइट। तो ब्लू से एक्साइटमेंट होता है फ्लोरेसेंट का, एंड इट एमिट्स ग्रीन लाइट, ठीक है। तो अब फिल्टर्स लगे होते हैं और उसके बाद हम ऐसी इमेज देख पाते हैं। तो दिस इज नॉर्मल फंडस एंजियोग्राफी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरीके से, बढ़िया सी डिस्क दिख रही है, ये आपके वेन्स है, आर्टरी सब दिख रहा है। ये आपका है फोवियल एवास्कुलर जोन, यहाँ पर एवास्कुलर जोन होता है वो दिख रहा है, ठीक। ये होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, बस एक माइंड में बैठा लो इसको। अब यहाँ पर देखो, बस मैंने साइड टू साइड पिक्चर्स रख दी हैं कि जो ये है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस भी है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो छोटे छोटे ये व्हाइटिश से जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सब छोटे छोटे इस तरीके दिख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, है ना। और ये जो नॉन परफ्यूजन एरियाज है ना, वहाँ के पास में दिख रहे हैं। तो इस तरीके का कभी इमेज आए तो ये NPDR है, ओके। अब यहाँ पे जो PDR जो वहाँ पे बताई थी मैंने, सब हाइलाइट डैमेज, उसमें देखो यहाँ पर इस तरीके की इमेज है। जब भी हम डाई इंजेक्ट करते हैं तो जो हमें ऐसे बेयर आइज से नहीं दिख रहा है ना कि कहाँ नियोवेस्कुलाइजेशन है, इसमें दिख जाता है। तो इसमें क्या है, लीकेज है। ये देखो डाई ऐसे स्प्रेड होती हुई दिख रही है, नॉर्मल में दिख रही थी क्या, नहीं। इसका मतलब है कहीं से लीकेज है, कहीं से रास्ता मिला है डाई को कि वो बाहर स्प्रेड हो चुके। तो यहाँ पर ये स्प्रेड हो रही है। और हेमरेज जो होता है ना बच्चों, वो ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है, ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि वो ऊपर है रेटिना के, इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो हाइड हो गया, ठीक है, कैमरे के उससे हाइड हो गया। तो ये हेमरेज इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आया है, ऐसे लीकेज दिख रहे हैं तो ये बताना है कि बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये सब एम्स वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। अब हो सकता है कि ये NEPG वालों का भी दिमाग चलने लगे, तो आप कर लोगे अब तो मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा लीकेज, एंड दिस इज एक्चुअली योर PDR, है ना। तो अब ऐसा फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी आएगी तो आप घबराओगे नहीं मेरे ख्याल से। फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी की बात चली है तो इसमें और एक देख लेते हैं। यहाँ पर ये पैटर्न है, उसको जानने से पहले एक चीज इसमें आई हुई थी ना कि आपका क्वेश्चन याद आ रहा है, उसमें पूछा था ग्रिड फोटोकोगुलेशन, फोकल फोटोकोगुलेशन, ये है किसका ट्रीटमेंट, ये है आपके डायबिटिक मैकुलर एडीमा का ट्रीटमेंट है, CME का ट्रीटमेंट है ये, है ना। सिस्टोइड मैकुलर एडीमा का ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर देखो, ये आपके खुराना से पिक्चर मैंने ली हुई है, और ये क्या है आपकी, ये देखो फोकल, इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर आपका फोकल ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो एक ये है, और एक होता है ग्रिड, इस तरीके का ये ग्रिड बनाया हुआ है ना। तो फोकल तो यूज होता है, ग्रिड मैंने देखा नहीं है, मतलब बहुत कम ही यूज हो रहा है। और ये आपका दिया हुआ है पैन रेटिनल, देखो पूरा 360 डिग्री ऐसे रेटिना को फोटोकोगुलेशन कर दिया गया है, एक्सेप्ट आपका सेंट्रल रेटिना छोड़ दिया गया है, सेंट्रल विजन छोड़ दोगे ना, है ना, वही है, ठीक है। तो ये अगर आपका फोकल और ग्रिड फोटोकोगुलेशन पूछा जाता है तो आपका मैक्युलर एडीमा होता है, देन यू कैन आंसर। पर इससे भी ज्यादा आजकल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंटी-VEGF। तो अगर डायबिटिक मैक्युलर एडीमा है तो आप एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद अगर कहीं कुछ होता है तो आप ये कर सकते हैं, फोटोकोगुलेशन होता है ना। अब क्योंकि मैकुलर एडीमा है तो आपको क्या पता होना चाहिए, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये रहा आपका मैकुला, और ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके का ऐसे फ्लावर बन रहा है ना, फ्लावर बन रहा है। मैं तो बहुत बेकार बना रही हूँ, पर ऐसे फ्लावर बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें सिस्टोइड स्पेसेस होती हैं, सिस्टोइड स्पेसेस होती हैं, है ना। तो उसमें डाई जाके स्प्रेड करती है, तो फ्लावर पेटल अपीयरेंस आता है। ये आपका पैथलॉइड अपीयरेंस इस तरीके का लिखा है, ये दिस इज सीन इन CME, जो आपका डायबिटिक मैकुलर एडीमा होता है उसमें। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि हमको रेटिनल लेयर्स अगर देखना है, अभी 25 में क्वेश्चन आया हुआ है कि रेटिनल लेयर्स को देखना है तो आप क्या करो। तो लेयर्स देखने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड OCT, ठीक है। OCT, ये है आपका OCT। तो इसमें देख क्या रहा है, वैसे ही देखना है ना। ये रहा आपका कोराइड, इस तरफ कोराइड है, ठीक है, और ये आपकी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल दिखा देती हूँ, ये देखो, इसको इनलार्ज करते हैं। ये आपका मैंने बताया क्या है, ये आपका कोराइड है, सॉरी दिस इज, ओह ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, दिस इज योर कोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर ये कोराइड दिख रहा है, और
और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, ये वाली, दिस इज रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम यहाँ पर, है ना। और फिर इसके बाद क्या है आपका, ये पूरा ये फोविया का कॉन्टूर बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मल OCT। अगर इस तरीके का आपका आएगा ना, अगर ऐसे दिख रहा होगा उसी चीज को, ये है SD OCT, इस तरीके का दिख रहा होगा, तो ये भी आपकी सेम है। तो जो डेंसेस्ट जो लेयर दिख रही होती है ना, वो होती है आपकी RPE, ये आपकी RPE है ना, ये RPE है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, तो अब आप इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए, दिस इज OCT, है ना। तो ये देखो OCT में ये दिख रही है आपकी RPE, और बेचारी जो इंट्रा रेटिनल लेयर है उसमें क्या हो गया, देखो सिस्टॉइड स्पेसेस बन गई, ये देखो सिस्टॉइड स्पेसेस बन गई है, और यहाँ पर इडीमा हो गया है ना, स्वेलिंग हो गई है। तो दिस इज द OCT ऑफ योर डायबिटिक मैकुलर इडीमा। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि CME आपका सिर्फ डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में मिले, किस में मिल सकता है आपका, ये आपका देखो ये की कॉज में लिखा है इरविन गैस सिंड्रोम। अब ये है क्या, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में क्या हो सकता है ना, जब मैकुलर एडिमा हो जाता है उसको हम बोलते हैं इरविन गैस सिंड्रोम। तो उसमें इसी तरीके की पिक्चर मिलेगी, इसी तरीके की पिक्चर मिलेगी, ठीक है। CRVO जो भी वैस्कुलर एक्लूजन है, चाहे CRVO हो यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो या ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो, तो उसमें आपका क्या दिख सकता है, मैकुलर एडिमा दिख सकता है। RP यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जब लेटर स्टेजेस चला जाता है ना, तो सेंट्रल विजन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जाता है बिकॉज ऑफ मैकुलर एडिमा, ठीक है, ये होता है आपका। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, जो आपका एंटी ग्लूकोमा ड्रग है। ये आपका CME के बारे में हो गया। अब ये जो है ना, ये अलग सी एक पिक्चर है, ये है मैकुलर इश्कीमिया, ये आपके INI-CT में पूछी गई है, तो इसलिए मैंने बताया, मैंने इसलिए कहा था ना कि जो नॉर्मल आपका FFA है उससे देख लेना, उसमें फोवियल एवास्कुलर जोन थी, अब इसमें देखो ये इनलार्ज हो गई है, ये पूरी बड़ी हो गई, ऐसा थोड़ी था ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है मैकुलर इश्कीमिया। तो जब इश्केमिक डायबिटीज रेटिनोपैथी होती है ना, मैक्यूलोपैथी बोलते हैं उसको, तो वो क्या हो जाती है, उसमें फोवियल एवास्कुलर जोन बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें उसका परफ्यूजन कम होता है, ठीक है ना। ओके, चलो, तो मेरे ख्याल से इतना आ गया। अब एक चीज है, इसी से रिलेटेड है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये कम ही पढ़ते हो आप लोग, है ना। अब क्योंकि ये ऑप्शंस में पूछी गई है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन INI-CT में आया हुआ है अभी रिसेंटली, इसलिए मैंने इसको रखा। ये क्या होता है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, दिस इज मैक्यूलर डिजीज, ठीक है, मैक्यूला पे कंसंट्रेटेड रहेगा। अब ये जो पिक्चर है काफी ज्यादा बड़ी मैंने दिखाया हुआ है। अब ये क्या होता है, ये ना ही आपके कॉटन वूल स्पॉट हैं, ना ही एक्सुडेट्स हैं, ठीक है। कॉटन वूल स्पॉट आपके डिस्क्रीट टाइप के दिख रहे होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग से, और ये क्या होते हैं, ये येलोइश है ना, ये येलोइश दिख रहे होते हैं, और कॉटन वूल स्पॉट फ्लफी दिख रहे होते हैं, है ना। और आपके जो हार्ड एक्सुडेट रहते हैं वो एकदम डिस्क्रीट, ऐसे एकदम शार्पली डिफाइंड, शार्पली जो आपके रिफ्लेक्टिव रहते हैं वैसे दिखते हैं। ये कैसे येलोइश हैं और ऐसे कॉन्फ्लुएंट से इधर उधर जाते हुए दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ड्रूसेंस, ठीक है, ये ड्रूसेंस होते हैं। ड्रूसेंस जो होते हैं ना, ये आपका एक्यूमुलेशन होता है लिपिड का, कहाँ पर होता है, बिटवीन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड कोरोइड, ठीक है। कोरोइड में भी आपका जो, ये देखो, ये नॉर्मल, मैं पहले यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो, ये आपकी नॉर्मल लेयर है ना, नॉर्मल लेयर्स हैं आपकी ऑफ दिस क्या बोलते हैं आपका रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये आपकी ब्रक्स मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोराइड से आ रही है ना, और ये है आपका कोराइड। तो ये जो आप क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको, ये एक्चुअली जो आपके ड्रूसेन होते हैं ना, वो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं बिटवीन RP एंड ब्रक्स मेम्ब्रेन, इनके बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इससे आपका क्या होता है, ड्रूसेंस आपके इस तरीके की पिक्चर शो करते हैं ऑन द मैक्यूला। अब देखो इस तरीके का अगर FA आ गया तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पर बनाई हुई है, तो ऐसे छोटे छोटे इस तरीके के दिख रहे होते हैं, और बड़े बड़े हो सकते हैं, जितना बड़ा ड्रूसन होगा ये हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं। और OCT पे जो आपकी पिगमेंट एपिथेलियम है ना, यहाँ से उसमें ऐसे बम्प्स दिख रहे होते हैं, देखो यहाँ पर ये ऐसे बम्प्स दिख रहे होते हैं, तो ये आपका क्या है, ड्रूसेंस है। अगर ऐसा कभी आ गया तो देखो, इस स्लाइड पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, मुझे पता है डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आपके लेवल पे समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों, ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में रह के सीखते हैं, है ना। अब क्योंकि आपके एग्जाम्स का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, स्पेशली फॉर एम्स, मैं नीट PG वाले वीडियो में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार है कि कुछ क्वेश्चन उठा के इसमें पूछ दिए गए हैं। तो अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप
क्या याद रखेंगे? डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का अगर डर लगने लग गया ना, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी याद रखना बच्चों, वो बहुत बार इधर उधर घुमा घुमा के पूछी गई है। इतना टफ नीट पीजी में नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि ये ऑप्शंस में रखा गया था आईएनआई सीईटी में, और इसके साथ एफए या ओसीटी, क्योंकि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ये आ जाए, तो मैंने रख दिया। प्लीज इससे घबराना नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए हो मेरे ख्याल से। अब एक चीज है, एफए पे बात चल रही है इसलिए सारी इमेजेस एक साथ रखी है। ये एक कंडीशन है सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, इसको कोरियो रेटिनोपैथी भी बोल रहे हैं, सीएससीआर बोल रहे हैं, है ना। वो है क्या, जो आपका मैक्यूला है ना, वहां पर आपका सिरस डिटैचमेंट, कहाँ पर, आपका जो आरपीई होती है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, और न्यूरोसेंसरी रेटिना, यानी कि यहाँ से रॉड्स कौन सी ये सब शुरू हुआ ना, उसके बीच में आपका क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से आपका फ्लूइड आ जाता है, दिस इज द फ्लूइड, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, सीएसआर, है ना, सीएसआर होता है, इस तरीके का डिटैचमेंट हो जाता है। ओके, अब इस तरीके का देखो ओसीटी पे आपको दिख रहा है, ये तो समझ में आ गया। और अगर एसडी ओसीटी है तो ऐसी इमेज आएगी, तो घबराना नहीं, ये बम्प्स हैं, इससे कंफ्यूज मत करो। दिस इज पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट, याद हुआ तो ठीक है, भूल जाओ इसको। ये देखो, इसको ध्यान रखना, इतना ऊंचा उठ गया मतलब सीएससीआर आप देख रहे हैं, यानी कि सीएसआर आप देख रहे हैं, है ना। अगर एफए की इमेजेस आ रही है आपके पास तो कैसी आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको जगह मिली फ्लोरेसेंट डाई को यहाँ पर आने की, है ना। इनके बीच में कैपिलरीज होती है ना, इंट्रा रेटिनल लेयर्स में कैपिलरीज होती है। अब जहां भी लीकेज दिखेगा उसको वहीं घुसेगा डाई, तो वो क्या करेगा, देखो इंक ब्लॉट अपीयरेंस मैक्यूला पे आता है, ठीक है। एक तो अपीयरेंस ये हो सकता है, या फिर स्मोक स्टैक, इस तरीके का स्मोक स्टैक, ऐसा धुआं उड़ रहा हो इस तरीके का लग रहा है, दिस इज स्मोक स्टैक, है ना। ये आपके दोनों अपीयरेंस आते हैं सीएससीआर में। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। ओके ओके, तो क्वेश्चन है, अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद मेंटल रिटार्डेशन, बोन पेन, inability to walk, on fundoscopic examination a cherry red spot is seen, है ना। there is no organomegaly, what is the most likely diagnosis। तो ये एक्चुअली चेरी रेड स्पॉट पे है क्वेश्चन, और यहाँ पर ये जो मैंने फोटो दिखाई है उसमें देखो रेटिना है, ठीक है, ये पूरा, और ये थोड़ा पेल हो चुका है, और यहाँ सेंटर में मैक्युला है, दैट इज लुकिंग एज चेरी, है ना। तो ये है चेरी रेड स्पॉट, ओके। और ये आपका कई सारे डिजीजेस हैं जो इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो ऑप्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, टे सैक्स, हर्लर, हंटर एंड नीमन-पिक, है ना। तो अगर आपको याद हो, हर्लर डिजीज जो मैंने आपको बताई थी, ये कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, कंजेनाइटल, है ना। तो ये कॉर्नियल ओपेसिटी कंजेनाइटल है, उसके साथ ही आपका स्पेशल जो फेशियल फीचर्स होते हैं इसके, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो पहले के वीडियोस में बताया था, तो हर्लर सिंड्रोम जो होता है दैट इज म्यूकोपॉलीसैक्रोडोसिस, और ये आपका मिलता है स्टम्प जो निमोनिक है ना, उसमें एम से ये स्टैंड करता है, हर्लर सिंड्रोम। तो आपको याद रखना है, ये इसमें चेरी रेड स्पॉट नहीं मिलता है, ओके। तो इसी तरीके से हंटर डिजीज में भी नहीं मिलता है, तो किस में मिलता है देख लेते हैं ना। इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निमोनिक है, जो आपको हमेशा से सिखाया गया होगा, चेरी ट्रीज नेवर ग्रो टॉल इन मड एंड सैंड, है ना। इस सबके इनिशियल से आपका एक एक डिजीज का नाम है। तो ये तो है इंग्लिश में, और एक हिंदी में मैंने बनाया था, वो है चेरी ट्री तो न्यू घर में सजेगा, इस तरीके से निमोनिक बना दिया मैंने, बस पिक्टोरियल आपको याद हो जाए तो सी से है CRAO, CRAO का मतलब है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल रेटिनल जो आर्टरी ऑक्लूड हो गई तो क्या होगा, पूरा रेटिना पेल हो जाएगा। पर जो आपका फोविया है, जो आपका मैकुला, उसमें क्या होता है, परफ्यूजन कोराइट से आ रहा होता है, ठीक है, कोरियो कैपिलरीज को परफ्यूज कर रही होती है, इसलिए दैट इज रेड इन कलर, तो CRAO में दिखता है। फिर ट्री यानी कि टी से है ट्रॉमा, दैट इज ब्लंट ट्रॉमा, यानी कि आपको कमर्शियल रेटिना भी बोलते हैं। इसमें पूरा रेटिना में एडीमा हो जाता है, पर आपका मैक्यूला जो होता है वो ग्लो कर रहा होता है। देन आपका टी है, टी से है टे सैक्स, ओके, टे सैक्स है, और आपका एन से है न्यूमैन-पिक, है ना, न्यू इज न्यूमैन-पिक, ये दोनों ही GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस है। इसमें क्या होता है, आपका गैंग्लियन सेल लेयर्स में डिपॉजिट होने लगता है, और क्या होता है कि जो आपका फोवियोला है ना, जो मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, कि उसमें गैंग्लियन सेल लेयर नहीं होती है, तो इसलिए ये इजीली आपको चेरी रेड स्पॉट इसमें दिखता है, पूरे में डिपॉजिट होता है, पर फोवियोला पे नहीं हो रहा होता है। ऐसे ही है G से GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस, है ना, और इसके साथ ही एक गॉचस डिजीज भी है ना, G से। तो गॉचस डिजीज ना कई टाइप की होती है, तो इसमें क्या होता है, हर टाइप में चेरी रेड स्पॉट नहीं दिखता है, इसलिए जब भी अगर आपको ऑप्शंस में आए और गॉचस लिखी हो और ये सारी
आई डिजीज हो, है ना, तो आप गॉचर्स को टिक कर सकते हैं कि इसमें चेरी रेड स्पॉट नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें मिल भी सकता है, तो गॉचर्स को अलग से लिख दिया गया है इसीलिए। एम से है मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी और एस से है सैंडहॉफ्स। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आप आसानी से ऑप्शंस रूल आउट कर लोगे। अगर ये पढ़ा है सीआर आपका चेरी रेड स्पॉट, तो आप पढ़ोगे बुल्स आई मैक्युलोपैथी, ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया INI-CT में कि क्लोरोक्विन टॉक्सिसिटी हो रही है, एक पेशेंट को आर्थराइटिस चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके साथ ही मैकुला में उसको मतलब विजन कम हो गया है और इस तरीके का लीजन दिखाया गया है, एंड दिस इज योर बुल्स आई मैक्युलोपैथी। इसमें सेंटर में आपका पिगमेंटेड है, फिर हाइपर पिगमेंटेड आया, एंड देन अगेन हाइपर पिगमेंटेड रिंग। दिस इज योर बुल्स आई मैक्युलोपैथी। अब ये आपकी कहाँ कहाँ मिलती है? एडवांस स्टारगार्ड डिजीज में मिलती है। ठीक है, आगे सीखेंगे स्टारगार्ड डिजीज क्या है, बताती हूँ। कोन्स डिस्ट्रॉफी और क्लोफाजिमिन रेटिनोपैथी, ये देखो ये स्टारगार्ड डिजीज का यहाँ पर ये बना हुआ है, इसमें जो मैक्युला है उसमें लीजन हो जाता है। ठीक है, तो बुल्साई मैक्युलोपैथी मिल सकती है। नेक्स्ट, रॉथ स्पॉट भी आपको पता होने चाहिए। रॉथ स्पॉट जो होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है, दे आर सीन इन, एक्चुअली रॉथ स्पॉट है क्या? ये हेमरेजेस होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही बीच में व्हाइट कलर का ऐसे डिपॉजिट है, ये है क्या? फाइब्रिन डिपॉजिट है ना, यहाँ पर सेंटर में व्हाइटिश कलर का दिखता है, तो व्हाइट है, उसके अराउंड पूरा हेमरेज है। दिस इज रॉथ स्पॉट एंड दिस इज सीन इन एक्यूट ल्यूकीमिया, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड एनीमिया। तो एक्यूट ल्यूकीमिया ऑप्शन में था, तो आपको ऑप्शन एक्यूट ल्यूकीमिया को टिक करना है फॉर रॉथ स्पॉट। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये ट्रायड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टॉर्च के इन्फेक्शन होते हैं ना, वो है क्या? देखो, अ बेबी प्रेजेंट्स विद हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस, ठीक है, एंड कोरियोरेटिनाइटिस, 3 पूछ लिए उसने। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो टॉक्सोसिफिलिस, CMV एंड रूबेला। चलो इनके ट्रायड देखते हैं। आंसर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रायड। क्यों? देखो, हाइड्रोसेफेलस मिलता है इसमें, इंट्राक्रेनियल क्लासिफिकेशन जो कि डिफ्यूज होता है, देखो ऐसे डिफ्यूज होता है, एंड कोरियोरेटिनाइटिस। कोरियोरेटिनाइटिस क्या होता है? इसमें पंच्ड आउट लीजन मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इस तरीके का है, ये मैंने यहाँ पे इंडाज कर दिया, ये पंच्ड आउट लीजन दिख रहा है, जो ब्लैक कलर का है, पंच्ड आउट, ऐसा खींच खींच के पंच्ड आउट लीजन है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या दिखता है? हेडलाइट एंड फॉग दिखता है। वो क्या है? यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में ऐसे ये लाइट की तरह जलता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि फॉग में, जैसे नहीं आप आप बाइक देखते हो ऐसे आती हुई फॉग में, तो ऐसी जलती हुई दिखती है ना उसकी हेडलाइट, तो वही है हेडलाइट इन फॉग, है ना, इस तरीके का अपीयरेंस है, क्योंकि मीडिया काफी हेज हो जाता है, विट्रस काफी हेज हो जाता है, उसमें जो लीजन ऐसे ग्लो करता हुआ दिख रहा होता है, तो बस वही है हेडलाइट इन फॉग, है ना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, CMV ट्रायड देख लेते हैं। दिस इज CMV ट्रायड, इसमें हाइड्रोसेफेलस नहीं माइक्रोसेफेली मिलता है। पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, ये देखो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन मिल रहे होते हैं, एंड कोरियोरेटिनाइटिस भी होता है। इसका होता है पिज्जा पाई रेटिनोपैथी, रेटिनाइटिस मतलब इसके चेंजेस मिलते हैं, तो वो कोरियोरेटिनाइटिस हो गया। ठीक है, खाने पीने की बातें होती हैं भाई, पिज्जा। ओके, चलो अब देखते हैं रूबेला ट्रायड। रूबेला ट्रायड हमने पढ़ा था, पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो प्रॉब्लम होती है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स एंड कैटरैक्ट, दोनों आंख में कैटरैक्ट मिलेगा, आपको तुरंत ही ऑपरेट कर देना चाहिए, और इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा? ऑक्यूलर चेंजेस, साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी भी मिल रही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद है सिफिलिस ट्रायड, जो कि हचिंसन ट्रायड है, जिसमें हचिंसन टीथ मिलेंगे। इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होती है, जो कि आपकी कॉर्निया है ना, उसमें ये देखो ऊपर की तरफ ऐसे इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है, एंड आपकी साल्ट पेपर रेटिनोपैथी मिलती है सिफिलिस ट्रायड में। ठीक है, तो ये आपके ट्रायड से आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका रेटिनोब्लास्टोमा। इस पे एकदम ऐसे मतलब बता दिया है, क्वेश्चन में ही बता दिया कि इसका आंसर है कैसे। देखो, हमेशा से मैंने बोला है ल्यूकोकोरिया के कॉजेज आप याद रखिएगा, शॉर्ट्स जो मैं अपलोड किया उसको देख लीजिए, वो बहुत बार घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ देखो, फोकस करो। अ चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद व्हाइटिश पिपलरी रिफ्लेक्स, दैट इज ल्यूकोकोरिया, वाज ट्रीटेड विद ई न्यूक्लिएशन, है ना, ट्रीटमेंट भी होता है। हिस्टोपैथ ऑफ स्पेसिमेन शोड फ्लेक्शनल विंटरस्टीनर रोसेटेज, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है रेटिनोब्लास्टोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा। ठीक है, अब ये दोनों तो ब्रेन ट्यूमर है ना, इसने कहा है ल्यूकोकोरिया, तो आई में कंसंट्रेट करना है, और ये देखो सीधा आंसर दिया है फ्लेक्शनल विंटरस्टीनर रोसेटे, है ना, ये दिया हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में, रेटिनोब्लास्टोमा को जाने से पहले ये बता देती हूँ कि ये रैप्डोमायोसार्कोमा क्या है। रैप्डोमायोसार्कोमा जो होता है ना, ये आपकी मोस्ट कॉमन प्राइमरी
इंट्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिट की मैलिग्नेंसी होती है ना, इस तरीके से प्रेजेंट करती है। ऑर्बिट में सीटी स्कैन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा होता है रैप्टोमायोसार्कोमा, है ना। ये स्कैन है, इमेजिंग है इसकी, इसमें दिख रहा है। और जो आपका रेटिनोब्लास्टोमा होता है उसमें इंट्राओक्यूलर आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो बताती हूँ, ये है रेटिनोब्लास्टोमा की स्लाइड जो काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर की है मैंने। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करिए मेरे चैनल को, मेंबर बन जाइए इसके, या फिर सुपर थैंक्स कर दीजिए, अच्छा लगता है ना, सपोर्ट मिलता है तो। इतनी मेहनत से बनते हैं सब कुछ। ओके चलो फोकस करते हैं रेटिनो ब्लास्टोमा पे, है ना। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके चलो, अब है कि इसमें मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राऑक्यूलर मैलिग्नेंसी, ये है इंट्राऑक्यूलर, है ना, मैलिग्नेंसी है प्राइमरी, ठीक है। अब ये होती क्या है, अगर ये स्पोरेडिक होती है, हेरिडिटरी होती है, इन सब पे ध्यान नहीं देना है अभी, है ना। चलो अभी आ जाओ, यूनिलैटरल होती है 60%, एक आंख में ही मिलती है 60%। जीन कौन सी होती है, RB1 जीन होती है, और इसका क्रोमोसोम है 13q14, है ना, ये 13q14 याद रख लो। और इसमें हाइपोथेसिस है नोटसन 2 हिट हाइपोथेसिस। एक क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन इसका एलील का म्यूटेशन होता है, और एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, पोलजाइगोटिक फेज में। प्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका ल्यूकोकोरिया, है ना, ल्यूकोकोरिया होता है, इस तरीके का दिखता है। और आपका सेकंड मोस्ट कॉमन है स्ट्राबिस्मस, है ना, स्क्विन की तरह भी होता है। और इसके साथ ही ग्लोकोमा, सेरेलाइटिस, आपका ऑर्बिटल सेरेलाइटिस मिल सकता है, नेस्टैग्मस, प्रोप्टोसिस, हाइपोपियन भी मिल सकता है, एंड RDS से भी अटैचमेंट मतलब आपके प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, पर ल्यूकोकोरिया आपको याद रखना है। इसका जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज रीस एल्सवर्थ, अब नहीं यूज करते हैं, अब यूज करते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, जिसमें साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है क्या ट्रीटमेंट देना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बनी हुई है, ये इसको मैं यहाँ से ऐसे इनलार्ज कर देती हूँ। ये है आपका फ्लेक्शनर विंटर स्टीनर रोसेटे, जो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें होता क्या है ना कि जो आपका ये आई मीन ल्यूमेन है, इसमें होता क्या है, जो दो तरीके के देखो रोसेट होते हैं, एक होता है होमरराइट और एक होता है फ्लेक्शनर विंटर स्टीनर। तो होमरराइट जो होते हैं ना वो इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, फ्लेक्शनर विंटर स्टीनर स्पेसिफिक है। ये है क्या, इनमें क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है वो क्लियर ल्यूमेन होता है ना। और जो आपका होमरराइट होता है इसमें क्लियर ल्यूमेन नहीं होता, इसमें इसिनोफिल भरे हुए होते हैं। तो बस ये डिफ्रेंसिएशन है आपका फ्लेक्शनर विंटर स्टीनर का। कहीं भी लिखा हो या ऐसी पिक्चर आ रही हो, बिंदास आंसर लगाना है रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। इसके साथ हम देखेंगे डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। CT स्कैन करिए आप, उसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में भी आपको क्लासिफिकेशन मिल सकता है, LDH बड़ा हो सकता है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये ट्रीटमेंट है आपका, कैसे करना है ट्रीटमेंट, फोटोकोगुलेशन छोटा है, लोकल थेरेपी दे सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, ई न्यूक्लिएशन करते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है ना, कई टाइप से होता है। अगर होता है मतलब एंडोफाइटिक, यानी कि अगर अंदर की तरफ गो कर रहा है, और एक होता है एक्सोफाइटिक जो बाहर की तरफ गो कर रहा है, तो अगर ई न्यूक्लिएशन करते हैं बिल्कुल चांसेस नहीं है, बिल्कुल हटा देना चाहिए आई को। कीमोथेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी पे क्वेश्चन आया है कि ये जो आपके विंक्रिस्टिन, कार्बोप्लेटिन और इटोपोसाइड, ये आपका जो रेजिमेन है ये इम्पॉर्टेंट है आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो वो देखो, इसका भी निमोनिक मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, देखो बिल्कुल नहीं घबराना होता है, ठीक है। ये है क्या, ये गर्ल है एंड शी सिटिंग ऑन अ प्लेट, है ना। तो इसने एक क्या किया है, एक टोपी पहन रखी है ना, कैप को हिंदी में टोपी बोलते हैं, इसका नाम है क्रिस्टीन। तो इसीलिए टोपी से हो गया इटोपोसाइड, क्रिस्टीन इज विनक्रिस्टीन, एंड प्लेट से आपका कार्बोप्लेटिन, ठीक है, ये याद हो गया आपको। तो ये कभी पूछे तो भूलना नहीं, है ना। अब इसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड है डायरेक्ट, कैसे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू फैलता है। एंड मोस्ट कॉमन नॉन ऑक्युलर मैलिग्नेंसी जो स्प्रेड होती है वो ऑस्टियोसार्कोमा, हड्डियों का कैंसर कर रहा होता है रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी पे है, अ चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद ल्यूकोकोरिया हैज इंट्राऑक्युलर मास, यहीं से दिमाग दौड़ाइए, आपका रेटिनोब्लास्टोमा है। देन कम्स योर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शोज रोसेटे विद स्कैंटी साइटोप्लाज्म एंड पॉजिटिव साइनोटोफाइसिन। अब ये तो भाई ये जो साइनोटोफाइसिन है ना, ये पॉजिटिव होता है न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन बताने के लिए, और ये भाई न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन ही है आपका रेटिनोब्लास्टोमा, इसलिए वो भी स्टेन करेंगे, आपको ध्यान देना है ल्यूकोकोरिया पे और रोसेट पे, है ना।
इसमें क्वेश्चन जो बताया गया है उसमें ऑप्शन में रेटिनोब्लास्टोमा है, यही आपका आंसर है। मेडुलोब्लास्टोमा, एपेंडाइडोमा आपका ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ठीक है, उसमें चला जाएगा। न्यूरोब्लास्टोमा का बता देती हूँ, न्यूरोब्लास्टोमा जो होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड का मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं ना, उसका है न्यूरोब्लास्टोमा, और मेटास्टेसिस होती है आपकी आई में, और इस तरीके से बेबी प्रेजेंट करता है, दोनों तरफ इसके आई के एक्यूमोसिस से दिख सकती है ना। और इसमें भी आपके जो ये है स्टेन पॉजिटिव हो सकता है न्यूरोएक्टोडर्मल ओरिजिन का। तो आपको क्या इतना नहीं ध्यान देना है भाई, इसमें ध्यान देना ल्यूकोकोरिया और बस मास दिख रहा है, रोसेट थोड़ा सा ध्यान दो, आंसर इसमें आराम से टिक कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अ पेशेंट प्रेजेंट विद ग्रेजुअल लॉस इन नाइट विजन एंड पेरिफेरल विजन, रात में नहीं दिखता, दूर और ऐसे पेरिफेरी नहीं दिखता, बेस्ड ऑन द फंडोस्कोपिक इमेज प्रोवाइडेड व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो ये देखो क्या डायग्नोसिस बन रही है, बिल्कुल अंदाजे से, जैसे ये ब्लैक ब्लैक स्पिक्यूल्स देखो यहाँ पे ढूंढो, इसमें कहीं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तो नहीं है, तो है ना, ये देखो ये है लिखा हुआ है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। देखो रेटिनल हेमरेज तो नहीं है, है ना, हेमरेज कैसे ऐसे आपको पूरे इसमें दिख रहे होते हैं, और हेमरेज भी यार रेड कलर के होते हैं, ऐसे ब्लैक थोड़ी होते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल ही रूल आउट हो गया। एल्बी पंक्टेटस एंड फ्लावी मैकुलेटस आपसे पूछ लिया गया है, बहुत ही वैसी बात है, ये ऑप्शंस में क्यों रखा गया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, आपको सिंपल सा आंसर यहाँ पर दिया है, पर क्योंकि ऑप्शन में आ गया बच्चों तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, इसके बारे में भी आज जान लेते हैं, है ना। पहले तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में जानते हैं, इसका ट्रायड होता है, ठीक है, आपका क्या होता है ट्रायड में, आपका आर्टियोरल एटिनेशन होता है ना, और इसके साथ ही आपका बोनी स्पिक्यूल्स मिलते हैं, बोनी स्पिक्यूल्स इस तरीके से मिल रहे होते हैं वेसल्स के अराउंड, एंड ऑल्सो वैक्सी पैलर ऑफ द डिस्क मिल रहा होता है। तो ये आपका तीन आपका ट्रायड है इसका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। इसमें क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी ERG जो होता है दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है, ये एबनॉर्मल होती है। अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो इसके ये टिपिकल है, और एक कुछ होते हैं एटिपिकल। तो एटिपिकल फीचर्स में आता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एल्बिसेंस, है ना, बहुत सारे आते हैं, सिन पिगमेंटो भी आ रहा होता है। और इसमें होता क्या है, सिन पिगमेंटो जो होता है उसमें आपका रेटिना में कोई चेंजेस इतने ज़्यादा दिखते नहीं है, पर आपका ERG एबनॉर्मल आ रहा होता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एल्बिसेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, जो ये जो है ना आपका, देखो पिगमेंट्स है वो इतने कम ऐसे इतने डेंस नहीं दिख रहे होते हैं, तो ये हो जाता है एल्बिसेंस। ठीक, इसी से आपका मिलेगा आपका फंडस एल्बी पंक्टेटिस, है ना, इसी टाइप का इसका फीचर होता है। बता रही हूँ अभी क्या है, उससे पहले अभी देखो कि एटिपिकल ये हुआ RP, है ना, और इसके साथ ही कुछ सिस्टमिक एसोसिएशंस भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि एक है कर्न सैरे सिंड्रोम, ठीक है, इसमें क्या होता है, टोसिस के साथ ही आई का मूवमेंट रुक जाता है ना, आई का मूवमेंट, वो एक्सटर्नल एप्थेल्मोप्लेजिया होता है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल एप्थेल्मोप्लेजिया होता है, और साथ में टोसिस होता है विद फंडस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो ये होता है कर्न सैरे सिंड्रोम। इसके साथ ही आपका क्या मिलता है, आपका है ये एक्ैंथोसाइटोसिस है, बेसिन कॉन्विक सिंड्रोम, ये याद रहेगा तो याद रखना, मुझे भी नहीं याद रहता था, पर कोई बात नहीं, पिक्चर दिखा के पूछ सकते हैं। फिर एक्थायोसिस हो जाती है आपकी रेप्सम डिजीज में, है ना, फैंटानिक एसिड का डिफेक्ट होता है इसमें, पूरे स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं। और पॉलीडेक्टिली इन बार्डेड बीडल सिंड्रोम, तो अगर कोई बेबी है उसके आंख में आपको पॉलीडेक्टिली दिख रही है तो बार्डेड बीडल सिंड्रोम हो सकता है। एक और सिंड्रोम होता है अशर सिंड्रोम। अशर सिंड्रोम क्या होता है, डेफनेस इसमें मिलती है और न्यूरोलॉजिकल भी मिलते हैं। तो अशर सिंड्रोम मेरे ख्याल से म्यूजिशियन है ना अशर, तो उसी से आप देख सकते हैं कि म्यूजिक है तो डेफनेस हो सकती है, दूसरी से याद कर सकते हैं। ठीक, देखो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है इन सब चीज़ों का, सिंपल चीज़ें याद रखनी है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा चुपचाप पूछा उसने तो उसका ट्रायड पता होना चाहिए, फंडस देख के आप पहचानना जानो, है ना। अब क्योंकि ऑप्शंस में है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या है। एल्बी पेंक्टेटस देखो एल्बिसेंस जैसा ही दिख रहा है, और ये एक्चुअली है क्या, इसमें भी नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन मिलती है, लेकिन ये होता है अंडर कंजेनाइटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस। अब हो गया कंफ्यूज, है ना, इसके नाम में देखो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होता है, ठीक है, धीरे धीरे करके नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है काफी बढ़ जाती है, उसके बाद सेंट्रल जो विजन है उसका भी लॉस होता है ड्यू टू मैकुलर एडिमा। लेकिन आपका जो फंडस एल्बी पंक्टेटस है ये क्या है, कंजेनाइटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस है, नाम में है स्टेशनरी, शुरुआत हो जाएगी बचपन से लेकिन आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। फंडस आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की पिक्चर मिलेगी, ठीक है, तो ये है एल्बी पंक्टेटस, है ना। अब इसके साथ ही उसमें लिखा है फंडस फ्लैवी मैकुलेटस, तो वो है क्या, स्टारगार्ड डिजीज है। स्टारगार्ड डिजीज जो अभी हमने पढ़ी ना कि इसमें स्टारगार्ड डिजीज है, होती क्या है ये स्टारगार्ड डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, और ये क्या है, लिपोफिशियन डिपॉजिट होते हैं जो कि फ्लेक्स लाइक, देखो यहाँ पर ऐसे ये दिख रहे हैं, ऐसे
ये देखो ऐसे लंबे लंबे से इस तरीके से लिपोफिशिन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी स्टार्टिंग से ही आपका सेंट्रल विजुअल लॉस इसमें हो जाता है, और इसमें भी ERG सब नॉर्मल होता है, ठीक है, सब नॉर्मल होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, स्टारगार्ड में क्या बोला गया कि जो ये है आपका डिपॉजिट्स है, ये सब ठीक है, ये कहाँ जाके आपके रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उससे क्वेश्चन आया हुआ है INI-CT में भी कि आपका ये देखो ये है, एक्चुअली उन्होंने फंडस नहीं लिखा है, पर उन्होंने ये पूछा कि डार्क कोरॉइड अपीयरेंस किस में आता है। तो अगर नॉर्मल फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी आपको याद आ रही हो, तो उसमें पूरा कोरॉइड जो था ना बच्चों, ये तो पूरा इस तरीके से, इस तरीके पूरा यहाँ पर पूरा परफ्यूज था, देखो है ना, ऐसा ही कलर था यहाँ पर भी। लेकिन ये क्या हो गया, ये डार्क कैसे हो गया? डार्क इसीलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये मैकुलर रीजन देखो, पहले तो मैकुलर लीजन दिखा रहा है यहाँ पे, स्टारगार्ड डिजीज में मैकुलर लीजन भी होता है ना, जो बुलसाई मैकुलोपैथी होती है, अभी पढ़ा हमने। और डार्क कोराइड क्यों दिख रहा होता है? क्योंकि लिपोफिशिन डिपॉजिट हो गया है ना, तो हमें क्या दिख रहा है, नीचे से हमें कोराइड का फ्लोरेसेंस दिख ही नहीं रहा होता है, इसलिए डार्क कोराइड अपीयरेंस आता है। तो कभी अगर पूछे तो स्टारगार्ड को मार्क करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है INI-CT का, है ना। फिर एक है बेस्ट डिजीज, दैट इज बेस्ट विटलीफॉर्म मैकुलर डिस्ट्रॉफी। ये देखो सेंटर में आपके ये येलोइश विटलीफॉर्म डिपॉजिट हो गया है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राम जो होता है, दैट इज एबनॉर्मल, जो टेस्ट करता है आपका रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को, है ना। ये आपका बेस्ट डिजीज में इस तरीके की पिक्चर आती है। ओके, चलो अब इसके बाद ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। देखो रेटिना इतना टफ है ना कि एक वीडियो में कंपाइल करना बड़ा मुश्किल है, तो जो सब जगह से निकाल के बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है कि एक जगह पे सब कंपाइल कर सकूं, जो कि नीट PG में है, और कुछ आपका फ्यूचर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, INI-CT से कुछ आइडिया लेके मैंने इसमें किया है। तो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको बिल्कुल प्रमोट करना मेरे चैनल को, है ना, और बाकी बताया ना मैंने, सुपर थैंक्स करना और मेंबर बन जाना उसके। अब आ चुके हैं हम रेटिनल डिटैचमेंट पे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, एक क्वेश्चन आया, ये 2020 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? विच टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड, ठीक है, सब रेटिनल फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू पोजिशनल चेंज, शिफ्टिंग फ्लूइड, अगर लिटा दिया तो इधर आ गया, ऐसे कर दिया तो इधर चला गया। तो ये है क्या आपका एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। टाइप्स होते हैं बच्चों रेटिनल डिटैचमेंट के, वो बताती हूँ, सब बताते हैं इसमें, जो ये वर्ड लिखे हैं ना वो सब बताते हैं। इसका टाइप है, जब भी शिफ्टिंग सब रेटिनल फ्लूइड आपको बोला जाए तो वो है आपका एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट होता क्या है? रेटिनल डिटैचमेंट वही कि आपकी RPE जो लेयर है वो न्यूरोसेंसरी रेटिना से अलग हो गई है, ठीक है। सब रेटिनल स्पेस वही होती है, RPE और न्यूरोसेंसरी रेटिना, फोटॉन्स और आपके जो ऊपर की लेयर्स है ना वो सब, उसके बीच में यहाँ पे जो गैप होता है दैट इज सब रेटिनल स्पेस। तो वही आपका बोल रहा है सब रेटिनल फ्लूइड का इधर उधर होना, ठीक है। सो अब ये है आपका एक्सुडेटिव, देखो इस तरीके का है। तो ये क्या होता है ना, ये ट्यूमर है एक्चुअली, ये ट्यूमर्स में ज़्यादा मिलता है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन डिजीज होता है, जैसे कि स्लेराइटिस है आपका, उसमें मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लीकेज होता है ना फ्लूइड का, एक्सुडेटिव, तो वो आपका क्या करते हैं, इस स्पेस में घुस जाते हैं और ये इस तरीके का RD बनाते हैं, ये आपका शिफ्टिंग होता है, एक्सुडेटिव होता है। फिर आपका होता है ट्रैक्शनल। ट्रैक्शनल हमें किस में मिलता है? डायबिटीज, याद रखना, है ना, डायबिटिक रेटिनोपैथी में। उसमें क्या होता है, प्रोलिफरेटिव होता है, धीरे धीरे मेम्ब्रेन बनती है, और इसके बाद ट्रैक्शनल होता है, और ट्रैक्शन से खींचता है रेटिना को, तो इसलिए क्या होता है, ट्रैक्शनल RD हो जाता है ना। और इसके बाद क्या लिखा है, रिग्मेटोजेनस। रिग्मेटोजेनस RD जो होता है वो होता है हमेशा बिकॉज ऑफ एनी ब्रेक्स, है ना, रेटिना में कोई ब्रेक हो ऐसे कहीं, या फिर कोई होल हो, इसमें क्या होता है ऐसे होल हो जाते हैं ऐसे करके। तो अगर इस तरीके के होल्स हो या फिर लैटिस डीजनरेशन हो, तो उसमें से क्या होता है कि जो विट्रस होता है उसके ऊपर का, वो लिक्विफाई अगर हो जाता है, तो उसमें से फ्लूइड जो है लीक करके कहाँ चला जाता है, सब रेटिनल स्पेस में चला जाता है, और डिटैचमेंट हो जाता है न्यूरोसेंसरी रेटिना का, और ये इस तरीके का अपीयरेंस देता है। तो ये है रिग्मेटोजेनस आपका RD। फिर एक ऑप्शन में लिखा हुआ है रेटिनोडायलिसिस। रेटिनोडायलिसिस क्या होता है कि आपकी जो ओरा सेरेटा होती है ना, यहाँ देखो ओरा सेरेटा क्या होती है, ये देखो यहाँ पर ये ना आई है आपकी, जहाँ पर आपका रेटिना एंड करता है, ये इस तरीके से दिखता है, ये इस ऐसे 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 जो दिख रहा है ना, दिस इज ओरा सेरेटा। यहाँ पर अगर देखो इस वाले डायग्राम में रेटिना है, ये जा रहा है यहाँ के खत्म हो गया, इसके आगे आपके सिलेरी बॉडी शुरू हो जाती है। तो ये आपका अगर दिख रहा होता है, यहाँ से अगर उखड़ गया रेटिना, देखो ये देखो, यहाँ से ये रेटिना पूरा उठ के ऊपर आ गया, ठीक है, ये देखो ये आ गया, यहाँ से ऐसे उठा और ये पूरा उठ गया, तो दिस इज रेटिनो
डायलाइसिस, है ना। तो ये है, अगर ऐसी पिक्चर आती है तो। पर आपको अभी क्या पूछा, सिर्फ रेटिनल डिटैचमेंट, एक ही क्वेश्चन मुझे मिला इस पे, है ना। आप पूछ सकते हैं ट्रीटमेंट, जो मैंने बताया स्क्लेरल बकलिंग। देखो बच्चों, ये पहले करते थे स्क्लेरल बकलिंग, अब बहुत कम हो गई क्योंकि अब और एडवांस हमारे पास आ चुका है। रेटिना यहाँ से टूट मतलब खिंच गया, है ना, आगे नीचे आ गया, तो हमने क्या किया, इसको बांध दिया, बकल कर दिया। तो ऐसे बांध देने से बाहर से एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के नीचे से जाके ऐसे बकल लगा दी जाती है। तो ये आपका होता है स्क्लेरल बकलिंग प्रोसीजर। हम करते हैं पास प्लेना विट्रेक्टमी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा की जाती है। इसको करते कैसे हैं, पास प्लेना, जैसे मैंने बताया ना कि आपका सिलेरी बॉडी के जो होते हैं, आपके दो पार्ट्स होते हैं आपके, पास प्लेना और पास प्लाइकेटा। प्लाइकेटा में क्या होता है, जोनल्स अटैच रहते हैं, प्लेना होती है, तो यहाँ से घुसेंगे, है ना। ये देखो सक्शन कटर जा रहा है अंदर, और फिर इसके बाद ये इन्फ्यूजन कैनुला है। इन्फ्यूजन मतलब पानी भर के रखना है ना, आप काटते जाओगे तो अंदर उसको आईबॉल को टेंस भी तो रखना है ना। और इसके साथ ही एक पोर्ट होता है जिससे लाइट अंदर जाती है। अंधेरा है, कैसे देखोगे, लाइट डालने के लिए एक पोर्ट बनाया जाता है। तो क्या कहते हैं, 3 पोर्ट्स बनाते हैं। 3 पोर्ट्स मतलब उसे एंट्री बनाते हैं। एक से आप कटिंग करोगे, ठीक है, जिसमें आपका विट्रस हैमरेज जो ट्रैक्शन है वो सब निकाल दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ब्रेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पर ब्रेक्स है, तो सब रेटिनल फ्लूइड को आपको सबसाइड करना है, ठीक है, उसको ड्रेन कर देना है। और जहाँ ब्रेक है वहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो कोagulation कर देना है, ठीक है, लेजर से आपको वहाँ फोटो कोagulation कर देना है। और इसके साथ ही क्या करना है, एक टेम्पोनेट लगाना है, ठीक है, टेम्पोनेट लगाना होता है उसमें। अब टेम्पोनेट किससे लगाओगे, या तो आप एयर कर भर दोगे उसके अंदर, या फिर आप कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि SF6 या C3F8, या फिर आप सिलिकॉन ऑयल भी डाल सकते हो। तो सिलिकॉन ऑयल से क्या होता है, पहले के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, इनवर्स हाइपोपियन होता है। तो एंटीरियर सेगमेंट में आपको हाइपोपियन ऊपर दिख रहा होता है, तो हाइपोपियन नहीं है, दैट इज ऑयल दैट इज फ्लोटिंग ओवर द एक्वस। ओके, तो ये भी एक पिक्चर थी, ये भी आपके ऑप्शंस में था कि इनवर्स हाइपोपियन ऑप्शंस में आया। तो वो होता क्या है, वो यहीं से आया हुआ है, सिलिकॉन ऑयल डालते हैं टेम्पोनेट के लिए, ताकि रेटिना जो है चिपका हुआ रहे। ये आपका रेटिनल डिटैचमेंट। अब आगे ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपका जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कुछ अभी मैं बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, और मैं पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ क्योंकि रेटिना से है इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। 100-day ग्लोकोमा क्या है, is seen in which of the following conditions, CRBO, East disease, CRAO and steroid induced glaucoma. 100-day glaucoma is neovascular glaucoma because क्योंकि न्यूवैस्कुलराइजेशन सेट होने में, ग्लोकोमा होने में, है ना, टाइम लगता है एटलीस्ट 90 डेज 100 डे का। कब, जब किसी भी जगह पर इश्कीमिया होता है, ओके, जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो 100-day ग्लोकोमा उसी को कहते हैं। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है आपके ग्लोकोमा वाले टॉपिक में। यहाँ पर मैं आपको वो फोटोज दिखा देती हूँ जिसमें होता है। तो सबसे ज्यादा कॉमनली न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा होता है इन योर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर आपका होता है वेनस ऑक्लूजन में, है ना, ये देखो ऐसे टोमेटो स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस होता है, इतने सारे फ्लेम शेप हेमरेजेस दिख रहे हैं ना। CRBO की पिक्चर्स ये है, CRAO की पिक्चर ऐसी होती है ना। CRAO को ध्यान अभी नहीं देना है, हमको ध्यान क्या देना है, CRBO एंड ईज डिजीज, है ना। ईज डिजीज क्या होती है, यंग मेल पेशेंट्स में दिख रही होती है, और इसमें क्या होता है, पेरीफ्लेबाइटिस होता है, पेरीफ्लेबाइटिस होता है, और यहाँ पे फिर लीकेज होता है एंड विट्रस हेमरेज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें भी न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा मिलता है, आपको ये पूछा जाए किसमें मिलता है, तो CRBO का ऑप्शन आपको टिक करना है क्योंकि इसमें प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं दी हुई है। अब ये जो है कुछ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, दैट इज पैथोलॉजिकल मायोपिया, है ना। पैथोलॉजिकल मायोपिया, इसके फंडस आपको पूछे हैं कि क्या इसमें से नहीं मिलता है ना। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है, देखो सबसे पहले मिलता है, पैथोलॉजिकल मायोपिया मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, आपकी जो आई बॉल है उसका एक्सियल लेंथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, पैथोलॉजिकल मायोपिया है ये, है ना। ये है आपकी, इसमें मिलता क्या है, रेटिना में डैमेज होता है, उसकी वजह से विजन कम होता है। पहला है टेस्लेटेड फंडस, इसमें खिंच गया पूरा रेटिना, तो क्या होगा, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी होने लगती है, ठीक है। तो ये इस तरीके के पैचेस दिखने लगते हैं और आपको नीचे से कोराइड विजिबल होता है। इसको भी मैंने पूरा डिस्कस किया है, मायोपिया वाला अगर मेरा वीडियो देखोगे ना तो उसमें मैं अभी इसमें टाइमलाइन बता दूंगी, कौन से टाइम स्लॉट में मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो। अभी जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि क्या क्या मिलता है। टेस्लेटेड फंडस दिखता है इस तरीके का, और आपको मिलता है टाइग्रॉइड फंडस। टाइग्रॉइड फंडस मतलब जो और ज्यादा एट्रोफी होती है RP लेयर्स की, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ऐसे वेसल्स दिख रही है बड़ी बड़ी, ये क्या है आपकी, सॉरी, ये है आपकी कोराइडल वेसल्स हैं, है ना। अच्छा, इसके साथ आपका और एट्रोफी हो गया तो क्या दिखेगा, नीचे का स्लेरा दिखने लगता है, तो दिस इज कोरियोरेटिनल एट्रोफी। तो इस तरीके की भी पिक्चर आती है। तो टाइग्रॉइड फंडस इज सीन इन विच कंडीशन, तो पैथोलॉजिकल मायोपिया इज द आंसर, ये क्वेश्चन है।
ओके फिर आपका मायोपिक क्रीसेंट दिखती है, ऐसा पिक्चर है और इसमें ऐसा डिस्क के साथ ही आपको क्या दिख रहा है, ऐसे क्रीसेंट दिख रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से रेटिना को खींचा जा रहा है तो नीचे से आपका स्लेरा जो होता है, कोरोइडल स्लेरा यहाँ से विजिबल हो जाता है। तो दिस इज मायोपिक क्रीसेंट, है ना, आपके टेम्पोरल साइड पे दिख रही होती है। फिर होता है आपका लैकर क्रैक्स। लैकर क्रैक्स क्या है, ये देखो इस तरीके से आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये आपके जो ब्रुक्स मेम्ब्रेन है, ब्रक्स मेम्ब्रेन जो भी बोलना चाहो, उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं, है ना, उससे उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एलोंगेशन हो रहा है, इस वाले डायग्राम देखो ऐसे खिंच रहा होता है, इसीलिए ब्रेक आ जाते हैं। दिस इज लैकर क्रैक्स। देन आपके और क्या मिल सकते हैं, क्वाइन हेमरेजेस, ऐसे रेटिनल हेमरेजेस दिख सकते हैं आपको, ऐसे क्वाइन हेमरेजेस बोलते हैं उनको। और आपका सबसे ज्यादा है फॉस्टर फ्यूक स्पॉट। ये क्वेश्चन है कि किसमें मिलता है, तो दिस इज सीन इन पैथोलॉजिकल मायोपिया। और ये होता क्या है, ये है एक्चुअली सीएनवीएम, है ना, सीएनवीएम जब रिग्रेस कर जाता है। सीएनवीएम क्या है बच्चों, सीएनवीएम है कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन। ये क्या है, अभी मैंने बताया ना, आरपी होता है, ब्रुक्स मेम्ब्रेन या कोरोइड होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से लैकर क्रैक्स है या जो भी है, मतलब खींच रहा है यहाँ से, तो क्या होता है, ब्रेक आ गया ब्रक्स मेम्ब्रेन में, तो यहाँ से जो कोरोइडल की वेसल्स हैं वो ऊपर ग्रो करने लगती है, ग्रो करेंगी, तो इसी को बोलते हैं कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन, है ना, ऐसे ग्रो कर जाती है। और यही कॉज होता है मायोपिया में डिक्रीज विजन, सेंट्रल विजन डिक्रीज हो जाता है लेटर स्टेजेस में। तो हमें हमेशा मैकुला चेक करते रहना चाहिए। तो इसके बाद जब ये सीएनवीएम अपने आप रिग्रेस कर जाए या कुछ इसमें हो ट्रीटमेंट हो या जो भी है, तो आपका फॉस्टर फ्यूक स्पॉट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। वैसे जो है रेज हाइपरपिगमेंटेड लीजन दिख रहे होते हैं, तो फॉस्टर फ्यूक स्पॉट होते हैं। और आपको लैटिस डीजनरेशन मिलता है, जो मैंने बताया ना कि आपका पेरिफेरी जो रेटिना है वहां से ट्रैक्शन आ रहा होता है, तो ये होता है आपका लैटिस डीजनरेशन। ये देखो इस तरीके के आपको ऐसे पिगमेंटेड या नॉन पिगमेंटेड तरीके के लीशंस दिख जाते हैं। और इसके ऊपर जो आपका विट्रस है वो लिक्विफाई हो जाता है। तो ये भी आपका फीचर है पैथोलॉजिकल मायोपिया का, है ना। तो इससे रिग्मेटोजेनस आपका आरडी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट स्लाइड है, दिस इज अबाउट सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस बच्चों। और ये मैंने आपकी पढ़ाई हुई है अभी यूवेटिस वाले टॉपिक में, कॉर्निया यूवेटिस वाला जो पीवाईक्यू है, इसमें सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिस्कस उसमें किया हुआ मैंने। फर्स्ट स्लाइड इसमें रखी क्योंकि इसमें क्या मिलता है, रेटिना की पिक्चर। दिस इज पैन यूवेटिस, बायलैटरल ग्रैनुलोमेटस पैन यूवेटिस, ठीक है। ये है एक्साइटिंग आई जिसमें चोट लगी थी। ये है सिंपैथेटिक आई, मतलब इसमें जो जिसमें चोट नहीं लगी थी, जो नॉर्मल आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में ही आपका ग्रैनुलोमेटस यूवेटिस दिख रहा है। ये देखो मटन फैट के पीस हैं इतने मोटे मोटे से। 2 वीक्स to 3 months के अंदर हो जाता है ये इन्फेक्शन दूसरी आई में भी, इन्फेक्शन सॉरी यूवेटिस आपका दूसरी आई में भी। और बहुत टाइम बाद भी हो सकता है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट स्टिल इतने टाइम पे देखा गया है। पोस्टीरियर जो सेगमेंट है उसमें क्या दिख रहा होता है, आपके डैलन फ्यूक्स नोड्यूल, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ये देखो व्हाइट येलोइश व्हाइट एग्रीगेट्स हैं, ये हैं क्या, क्योंकि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो ट्रॉमा हुआ, यूवी एंटीजेंस रिलीज हुए, तो उसी के लिए बॉडी सेंसिटाइज हो जाता है। तो क्या होता है, लिम्फॉइड या एपिथेलॉइड सेल्स के एग्रीगेट्स होते हैं, और इसके साथ ही जो पिगमेंट एपिथेलियम है, आरपीई है, उसका भी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये होता है आपका डैलन फ्यूक्स नोड्यूल्स, ठीक है। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो यही आपको बताने के लिए इम्पोर्टेंट था। और मेरे ख्याल से फंडस की बहुत सारी इमेजेस मैंने इसमें सब कंपाइल करके की है। ऑलमोस्ट 15 डेज हो गया मुझे कंपाइल करते हुए। और ये हमारी बुक है कांस की, उससे सारी की सारी इमेजेस हैं। कुछ हो सकता है कुछ ऑथर से ली हो, पर दैट्स द बुक, इतने सारी इमेजेस वहीं से आई है। मेरे ख्याल से आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी हो रहा है तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ मैं हमेशा आपके आंसर्स बताऊंगी जो भी आप पूछेंगे तो। और इसके साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और काफ़ी देखना है, लंबा बहुत हो चुका है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी तक स्टे किए हैं यहाँ तक के लिए, तो इसका मतलब है आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे। और इस वीडियो को मैं इंग्लिश में भी करने का कोशिश करूँगी बहुत जल्दी, है ना, तो परेशान नहीं होना। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।